दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू लर्न क्लासेस पे। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक नए वीडियो। इसमें चैप्टर 3 के आपके अ, सूचक से संबंधित और पीएच मान से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो इस तरह से है कि प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल यानी प्राकृतिक पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पदार्थ का नाम दिया गया और उस पदार्थ में उपस्थित जो अम्ल है उसको दिखाया गया है। तो आप देखेंगे अगर पहले नंबर में, तो संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा और नींबू दोनों के रस में जो अम्ल पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसको सिट्रिक अम्ल कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि सेब यानी सेब के रस में जो होगा कौन सा अम्ल पाया जाएगा, है ना। आपका क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैलिक अम्ल। तो सेब के रस में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें आगे, अगला हमारा क्वेश्चन है यानी अगला हमारा इसी में है कि इमली। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो इमली में जो अम्ल पाए जाते हैं उसको हम टार्टेरिक अम्ल कहते हैं। तो आप सही आंसर क्या लगाएंगे, टार्टेरिक अम्ल। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक आप इन्हें देखें, याद करें ताकि आप एग्ज़ाम में सही आंसर करके आएँ। अगला अगर आप देखें तो इमली के बाद है सिरका। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दही, तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही हो या दूध, ये भी कहा जाता है, दही दूध दोनों कहा जाता है। तो आप देखेंगे दही और दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा, तो लेटिक अम्ल पाया जाता है। इसमें दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लेटिक अम्ल पाया जाता है। अब ध्यान देंगे अगला जो है, अगला है टमाटर। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अगला है चाय। तो देखते हैं कि चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चाय में जो अम्ल पाया जाता है वो टैनिक अम्ल है। कौन है, टैनिक अम्ल है। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे कि लाल चींटी जो है, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो लाल चींटी में जो है आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। और कह रहा है कि अमाशय में कौन सा यानी जो रस होता है वो कौन सा यानी अम्ल होता है, वो आपको जवाब। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे अमाशय में जो अम्ल पाया जाता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है हमारे अमाशय, है ना। यानी हमारे स्टोमक जो होता है इसमें कौन से यानी अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए, मिस टाइपिंग हो गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, है ना, अम्ल पाया जाता है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाएगा। तो विटामिन सी में जो अम्ल पाया जाता है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में कौन से अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सूचक, अगर बात करें कि सूचक किससे कहते हैं, तो सूचक के बारे में बात करें तो सूचक ये भी पूछा जाता है, सूचक किसे कहते हैं, है ना। किन्हीं दो संश्लेषित सूचक या आपको प्राकृतिक सूचक का उदाहरण देना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो पहले जानते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप कर सकते हैं कि वह पदार्थ जो किसी विलयन में उपस्थित अम्लता या क्षारीयता को प्रदर्शित करता है और इसका जो रंग होगा या गंध जो होगा वो अम्ल या क्षारीय में बदल जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सूचक कहलाएगा। तो हम लोग सिंपल सा समझ गए कि कोई भी विलयन होगा उसमें
अम्लता या क्षारता को जो दिखाता है वही आपका सूचक कहलाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला जो सूचक दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड सूचक दिया गया है और दूसरा है आपको कि अम्ल के साथ यानी किसी विलयन में आएगा तो वो अम्ल के साथ कैसा रंग देगा या कैसा गंध देगा। एक दिया है क्षार के साथ वो कैसा अम्ल या सॉरी उसका जो रंग कैसा रंग और कैसा यानी गंध देगा। तो पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो लिटमस पेपर आता है। तो लिटमस पेपर जो होता है अगर वो किसी अम्ल के साथ वो आता है तो उसका रंग लाल हो जाता है। यदि यही लिटमस पेपर किसी क्षारक के संपर्क में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे है आपका लाल पत्ता गोभी। तो लाल पत्ता गोभी जो है किसी भी अम्ल के संपर्क में जब आएगा तो वो भी लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और यदि ये किसी क्षारक के संपर्क में आएगा, कौन, तो लाल पत्ता गोभी अगर किसी क्षारक के संपर्क में आएगा तो कैसा रंग हो जाएगा उसका, हरा हो जाएगा। तो उसके विलयन का रंग हरा हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें तो हल्दी है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका लिटमस हो जाए, यहाँ पे लाल पत्ता गोभी, हल्दी और यहाँ पे हाइड्रेंजिया के जो फूल का रस है, ये सारे के सारे प्राकृतिक यानी सूचक होते हैं। ये नेचुरल जो होते हैं सूचक होते हैं, ये इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और अगर आप नीचे थोड़ा सा देखें तो नीचे आपका है फिनोल्फ्थेलिन है, उसके बाद मेथिल ऑरेंज है। ये दोनों जो है ये संश्लेषित है, कृत्रिम जिसको हम लोग बोलते हैं, हम इनको बनाते हैं, केमिकल द्वारा बनाते हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका प्राकृतिक ही है, जैसे प्याज का रस हो गया, वेनिला हो गया, लौंग का तेल हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारे के सारे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, है ना, सूचक के बारे में। तो सूचक हम लोग यहाँ तक देखे थे, लाल पत्ते गोभी तक। अगर हम बात करें हल्दी की, तो हल्दी किसी अम्ल के साथ जब आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, तो ये जो होता है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, हल्दी जैसा होता है वैसा ही आपको दिखेगा, है ना। लेकिन ये किसी क्षारक के संपर्क में यदि आता है तब इसका रंग चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आपका लाल हो जाता है। इसलिए आप देखे होंगे जब हम लोग खाना खाते हैं और कपड़े पे अगर खाना गिर जाता है, जब उसको साफ करते हैं, साबुन जैसे लगाते हैं तो उसका कलर जो होता है लाल कलर का होने लगता है। आप आगे देखेंगे कि आगे जो है, आगे दिया गया आपको यहाँ पे, आगे क्या है, तो आगे दिया गया है हाइड्रेंजिया के जो फूल के रस होते हैं उसमें कौन सा, है ना, वो अगर किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो वो कौन सा यानी रंग देगा, है ना, या क्षारक के संपर्क में आता है तो कौन सा रंग देगा। तो हाइड्रेंजिया के जो फूल के जो रस होते हैं वो अगर किसी अम्ल के संपर्क में आएगा तो वो क्या देगा, आपको नीला रंग देगा। कैसा रंग देगा, नीला रंग देगा। और यदि किसी क्षारक के संपर्क में आता है वो तो कैसा रंग देगा, गुलाबी रंग देगा, आपको गुलाबी रंग देगा। इसके बाद हम लोग आते हैं संश्लेषित हम लोग देखते हैं यहाँ पे सूचक कौन है, फिनोल्फ्थेलिन है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जब ये किसी अम्ल के संपर्क में आएगा, ये जब किसी अम्ल के संपर्क में आता है तो ये कैसा रंग देता है, तो इसका रंग जो होता है बिल्कुल रंगहीन हो जाता है, कोई कलर का होता ही नहीं है। लेकिन यही किसी क्षारक के संपर्क में आ जाता है तब इसका रंग चेंज होकर गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। और आगे देखते हैं, ये भी संश्लेषित ही है और ये क्या है, मैथिल ऑरेंज है। तो मैथिल ऑरेंज जो होता है किसी अम्ल के संपर्क में जब आएगा तो ये लाल रंग का हो जाएगा। और किसी क्षारक के संपर्क में यदि आता है, ये अगर किसी क्षारक के संपर्क में आएगा, ये मैथिल ऑरेंज जब आएगा तो ये कैसा हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है। तो ये पीला हो जाएगा। और जब मैथिल ऑरेंज को किसी विलयन में डालेंगे और उसका रंग पीला हो जाएगा तो हम लोग उनको कहेंगे कि ये कौन सा विलयन है, कैसी प्रवृत्ति का है, तो क्षारक प्रवृत्ति का है, क्षारीय प्रवृत्ति का है। आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे देखते हैं प्याज का रस। प्याज का रस अगर किसी विलयन में आप डालिए, अगर वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा तब जो उसका गंध होगा तीक्ष्ण गंध होगा, है ना, वो तीक्ष्ण गंध यानी उससे तीक्ष्ण गंध निकलेगा, है ना। और आगे अगर इसको हम किसी विलयन में डालते हैं, अगर वो विलयन अगर क्षारकीय प्रवृत्ति का होगा तो फिर प्याज का रस का कोई गंध निकलेगा ही नहीं, कोई गंध आपको महसूस ही नहीं होगा। और वेनिला की अगर बात करें तो वेनिला जो होता है
वेनिला का जो नेचुरल यानी इसका जो गंध होता है, स्मेल होता है, वो किसी विलयन के संपर्क में अगर आने के बाद वो समान गंध ही देगा, उसमें कोई गंध में कोई परिवर्तन अगर नहीं होगा तो कहेंगे कि वो विलयन जो है वो अम्लीय विलयन है। यदि वो किसी क्षारक के संपर्क में आ जाए तो क्षारक के संपर्क में जो आएगा तो उसमें से कोई गंध नहीं निकलेगा, अर्थात वेनिला का जो यानी नेचुरल गंध था वो भी समाप्त हो जाता है। यानी जब कोई गंध नहीं निकलेगा उससे तो हम कहेंगे वो क्या है, क्षारीय प्रवृत्ति है। और अगर हम लौंग की बात करें, लौंग का जो तेल होता है तो ये भी किसी विलयन के संपर्क में आने के बाद अगर अपना यानी जो स्मेल होता है उसका वो अगर वो नहीं खोता, यानी सेम स्मेल रहेगा, वही गंध रहेगा, समान गंध रहेगा, तब तो कहेंगे कि वो विलयन जो दिया गया आपका वो आपका क्या है, वो अम्लीय है। अगर हम लोग बात करें क्षारक के बारे में, तो अगर ये क्षारक के संपर्क में आता है तो फिर ये लौंग का तेल जो होता है ये भी अपना गंध खो देता है, इसमें कोई गंध ही नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये जो दिया गया विलयन है, ये विलयन क्या है आपका, ये आपका क्षारीय प्रवृत्ति का है। ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे चुकंदर, तो चुकंदर जो होता है ये अगर किसी विलयन के संपर्क में आता है और लाल बैंगनी कलर का हो जाता है ना, तो लाल बैंगनी कलर का हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है कैसा विलयन है, तो अम्लीय विलयन है। यदि वो किसी क्षारक के संपर्क में आएगा तो फिर अपना कलर क्या कर लेगा, वो पीला कर लेगा, चुकंदर जो है अपना रंग क्या कर लेगा, पीला कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि सूचक और सूचक कौन से प्राकृतिक में कौन से यानी जो ना उसके सूचक कैसे यानी रंग या गंध देते हैं। तो आप इसे बेहतर तरीके से याद कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। अगर आगे हम चलें तो आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आए कि पीएच स्केल क्या है। तो पहले समझते हैं कि पीएच स्केल क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किसका पीएच स्केल मान क्या होता है। तो देखिए कहा जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित H+ यानी हाइड्रोजन आयन जो है इसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया, एक स्केल को विकसित किया गया और इसी स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो आप देखते हैं कि कौन से पदार्थ में है ना कितना पीएच मान होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अमाशय का रस, यानी हमारे अमाशय में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो आप लोग को ऊपर बता चुके हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 1.0 यानी 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अगर हम लोग नींबू के बारे में बात करें कि नींबू का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो नींबू का जो पीएच मान होता है वो होता है 2.5। कितना होता है, 2.5 होता है। इसे आप अच्छे से याद करते रहें। अगर हम लोग बात करें सिरका, तो सिरका का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो सिरका का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका यानी 3.0 होता है, यानी इसका 3 होता है। और टमाटर के रस के बारे में बात करें तो टमाटर का रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 4.1 होता है। आगे देखते हैं, तो आगे आपके पास है पसीना। तो पसीना का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, तो पसीना का जो पीएच मान होता है 4.5 होता है। और वर्षा, अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 होता है। अब आगे देखते हैं, ये है आपका पेशाब, इसको मूत्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे मूत्र, है ना। आपके भी क्वेश्चन में पूछा गया कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मूत्र का या पेशाब का जो यूरिन होता है, इसको इंग्लिश में यूरिन बोलते हैं, तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6। आगे देखते हैं दूध। ऊपर में अगर आप सही से आप पढ़े होंगे, आपको ध्यान होगा कि दूध में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5 होता है। और शुद्ध जल को उदासीन विलयन के नाम से भी जानते हैं, या जल, केवल जल के नाम से भी अगर आ जाए, जल बोल दे, पानी बोल दे, या उदासीन विलयन बोल दे, उदासीन विलयन, है ना। तो उदासीन विलयन का कितना होता है पीएच मान, कितना होता है, तो इसका जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है, 7 होता है। अब आगे है कि आंसू, हम लोग जो रोते हैं उस आंसू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 7.3 होता है। आगे देखते हैं खून, यानी खून जो है, खून का पीएच मान कितना होता है, खून का पीएच मान होता है 7.4। और पित्त जो होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7
8.5 से लेके 8.8 तक के बीच होता है। और चूना जल के बारे में बात करें हम लोग, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, तो हम लोग यहाँ पे अगर चूना जल की बात करें तो चूना जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 11.0। कितना होता है? 11 होता है। अगर आगे हम बात करें कि हमारा शरीर का जो परास होता है वो कितने बीच होता है ना, कितने पे काम करता है, तो वो 7.0 से लेके 7.8 तक के बीच हमारे शरीर का जो परास होता है ना, ये काम करता है। और हमारे अगला जो सवाल है, कह रहा है कि हमारा जो दांत है, हमारा दांत का क्षय होने लगता है, यानी टूट के गिरने लगता है। कब? जब हमारे मुंह का जो पीएच मान होगा, है ना, वो अगर 5.5 से अगर कम होने लगता है तो हमारा दांत का क्षय होने लगता है, यानी टूटने लगता है। और आगे है कि शराब का पीएच मान क्या होता है? तो शराब का पीएच मान होता है 2.4। तो इस तरह से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखें जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो आज के लिए